गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और लॉ के एग्जाम्स के लिए ये समझ लीजिए कि जो लॉ में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, चाहे वो AIBE का एग्जाम हो, चाहे वो PCSJ का एग्जाम हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, उसमें 40 to 60% जनरल क्वेश्चन बेस्ड करते हैं। क्योंकि वो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो जनरल स्टैंडिंग का मतलब, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, इसमें डेफिनेशंस जो दी गई हैं वो डेफिनेशंस का मतलब क्या है, और जो बेसिक सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो आपको अवेयर होना चाहिए उनके बारे में जानने की। तो उनके बारे में आप जानिए कि ये क्या होता है। अगर इस तरीके से आप पढ़ के जाएंगे तो 40 to 60% क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब प्रश्न यहाँ पर यही उठा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में पहला वर्ड आता है संपत्ति का। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ संपत्ति। तो आप लोग ये जानिए कि संपत्ति क्या है। ठीक। तो संपत्ति क्या चीज होती है? संपत्ति वो होती है जो कि किसी भी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हो। ठीक। वो कोई भी संपत्ति हो जो कि क्या क्रिएट करे, आपके राइट और इंटरेस्ट को क्रिएट करे। ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रॉपर्टी, वो संपत्ति कहलाती है। अब यहां पर प्रश्न ये उठा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फ्रेम में पाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में, वो प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज टेंजेबल प्रॉपर्टी। प्रश्न ये हुआ कि टेंजेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो यहां संपत्ति अंतरण अधिनियम में अगर हम बात करें तो संपत्ति को दो पार्ट में बांट दिया गया। एक संपत्ति जो कि छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो होती है टेंजेबल। और दूसरी संपत्ति वो होती है जो कि अनटचेबल होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे सूर्य की रोशनी है, तो सूर्य की रोशनी जो है वो अनटचेबल है, उसको आप छू नहीं सकते। हवा है, इसको आप छू नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ रही है। ठीक। अब ये बोलेंगे कि साहब ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ रही, छूने के लिए पेन आपने छू लिया, ये आपकी संपत्ति हो गई। रुपया आपके पास है, उसको आपने पकड़ लिया, वो आपकी संपत्ति हो गई। भूमि के आप स्वामी हैं, भूमि आप छू सकते हैं। ठीक। लेकिन सूर्य की रोशनी, हवा, इसको आप छू नहीं सकते, ये आपकी संपत्ति कैसे? तो इसको आगे उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा रेस नलिस और रेस एक्स्ट्रा कॉमर्स का। रेस नलिस वो होता है जो कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती, यानी कि वो प्रॉपर्टी जनरल टू ऑल होती है। अगर आपकी संपत्ति नहीं तो किसी की भी संपत्ति नहीं, अगर आपकी संपत्ति है तो वो सबकी संपत्ति है, तो इसको बोलते हैं रेस नलिस। ठीक। अच्छा। दूसरी संपत्ति आती है रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सिकम। ये पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि ये पॉइंट आपको हम पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज रेक्स एक्स्ट्रा कॉमर्सिकम। रेक्स एक्स्ट्रा कॉमर्सिकम क्या होता है? तो रेक्स एक्स्ट्रा कॉमर्सिकम एक प्रॉपर्टी है, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जो कि राज्य से जुड़ी हुई है, यानी वो प्रॉपर्टी जिसका कि अंतरण नहीं हो सकता। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या है? हम संपत्ति की बात करते हैं, उस संपत्ति की बात करते हैं जिसका कि हम अंतरण कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो अब जिसका हम अंतरण नहीं कर सकते उसे बोलते हैं रेक्स एक्स्ट्रा कॉमर्शियल। जैसे देश का झंडा है, इसको आप बेच नहीं सकते, इसका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक। ये रेक्स एक्स्ट्रा कॉमर्शियल हो गया। अच्छा। अभी हमने जो बात करी कि प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी वो होती है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच क्रिएट्स राइट्स एंड लायबिलिटी, जो आपका इंटरेस्ट जनरेट कर दे और अधिकार जनरेट कर दे। अधिकार और हित का जो सृजन करता है वो संपत्ति कहलाती है। ठीक है। अच्छा। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर ले तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दो प्रकार की हुई। एक मूवेबल प्रॉपर्टी हुई,
चल संपत्ति मूविंग को बोलते हैं चल संपत्ति, और दूसरी होती है अचल संपत्ति। ठीक है, एक पॉइंट और आप लोगों को दिमाग में रखना है, इसे चाहे तो नोट कर लीजिए कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण के संबंध में है। ये कभी कभी सवाल आ जाता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? दो तरीके के ट्रांसफर होते हैं, बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो हम लोग जो संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज पढ़ रहे हैं, यानी जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाई द एक्ट ऑफ द पार्टीज, नॉट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक, अच्छा, दूसरा सवाल ये बना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 5 तरीके के अंतरण का डिस्कशन किया गया है। ये आ जाता है सवाल कभी कभी। तो अब आपकी एक फ्रेमिंग कर लीजिए दिमाग में कि आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो बेसिक चीजें हैं वो कौन कौन सी पढ़नी है। ये एग्जाम से रिलेटेड भी है, हर एग्जाम में आएंगी, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते ही। तो ये दिमाग में याद रख के चलिए। एक तो ये आपको याद हो जाएगा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम किन चीजों से रिलेट करता है ना, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम किन टॉपिक्स पे डिस्कस करता है, यानी कि किन टॉपिक से रिलेट करता है। तो बेसिकली हम लोग पहले टॉपिक पे आ जाए। तो पहला टॉपिक है सेल एंड परचेज। मोटी सी बात है, आप संपत्ति अंतरण अधिनियम का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पहले क्या होगा, जब जमीन है आपकी, या तो आप उसे बेचेंगे या खरीदेंगे। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम रिलेट करता है सेल एंड परचेज से, और ये डिफाइन किया गया है चैप्टर 3 में, और इसके सेक्शन याद रखिए 54 to 57। अगला आता है मॉर्गेज। संपत्ति बेच और खरीद भी सकते हैं, संपत्ति को बंधक भी करा सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं, है ना। तो उसको बंधक कराने का प्रोसेस क्या है, वो है 58 to 104। अगला पॉइंट है लीज। लीज मतलब होता है पट्टा, किसी को किसी पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए उसको किराएदारी पे दे देना, उसको सारे अधिकार लिमिटेड पीरियड तक के लिए देना। संपत्ति से संबंधित उसको अधिकार मिल गए लिमिटेड पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं लीज, और ये डिफाइन है सेक्शन 105 to 117। अगला आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, यानी कि आप कोई चीज दे रहे हो, उसके पर्पज में, उसके बदले में आप दूसरी चीज ले रहे हो उससे, तो ये एक्सचेंज कहलाता है। इसके बारे में डिफाइन किया गया सेक्शन 118 to 121। देखो, एक्सचेंज का मतलब ये हुआ, इससे पहले क्या होता था, पुरानी स्थिति में आदमी मंडी में जाता था गेहूं लेके, और उसे मक्का खरीदनी है तो मक्का खरीद लेता था, गेहूं के बदले में मक्का ले लेता था। उसके प्राइस अपने डिफाइन होते थे कि 1 किलो गेहूं में 2 किलो मक्का मिल जाएगी, ऐसे करके पर्पज होता था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्सचेंज रिलेटेड ये है कि आप अपनी एक संपत्ति दे रहे हैं, उसके परसुएंस में दूसरी संपत्ति उससे ले रहे हैं, ये एक्सचेंज से रिलेट करता है। और उसके बाद बचता है दान। दान क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज अपनी दे रहे हैं तो विदाउट एनी कंसिडरेशन दे रहे हैं। एक चीज और याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि क्या संपत्ति अंतरण अपने आप में एब्सोल्यूट है, क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम पूर्ण है? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि ये इसके साथ सब्सिडरी एक्ट जुड़े हुए हैं। जैसे हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें कंसिडरेशन की बात करते हैं, एक्ट ऑफ द पार्टीज की बात करते हैं, तो ये रिलेट कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इस तरीके के जो अब एक्ट साथ में उसके साथ एड ऑन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम इज नॉट एब्सोल्यूट है, पूर्ण अधिनियम नहीं है। अच्छा, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल ये बना कि ये आ जाता है, अधिकतर आता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, देखो 2 तरीके के सवाल आते हैं, लागू कब हुआ और बनकर कब तैयार हुआ। दोनों की डेट्स अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की डेट्स को आपको याद रखना है।
तो संपत्ति अंतरण अधिनियम बनकर कब तैयार हुआ? 17 फरवरी 1882 को। ठीक। अच्छा, इसका अधिनियम क्रमांक क्या था? तो इसका अधिनियम क्रमांक है 4 और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1882 को लागू। ठीक। अब हम इसके उद्देश्य पे आ जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये एक हिस्ट्री की बात है। संपत्ति अंतरण नियम लाने से पहले कई तरीके के एक्ट फ्रेम हुए थे। तो अब इसके ऑब्जेक्ट को देख लो। ऑब्जेक्ट कहता है पक्षकारों के कार्य द्वारा, यानी कि ये चीज क्लियर हो गई कि संपत्ति अंतरण अधिनियम क्या है? इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। पक्षकारों के कार्य के द्वारा है, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ संपत्ति अंतरण अधिनियम नहीं आता। तो पक्षकारों के कार्य क्या है? इसमें बेसिकली आ जाते हैं जीवित व्यक्तियों के पक्ष, जीवित व्यक्तियों के कार्य इसमें संपादित होते हैं। जीवित व्यक्तियों के कार्य कैसे संपादित होते हैं? सेल एंड परचेज है, जीवित व्यक्तियों के द्वारा ही होगी। ठीक। बंधक है, जीवित व्यक्तियों के द्वारा होगी। फिर उसके बाद हमने कहा पट्टा है, वो भी जीवित व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। विनिमय है, एक्सचेंज है, वो भी जीवित व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। और गिफ्ट है, वो भी जीवित व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि क्या विल डिफाइंड है संपत्ति अंतरण अधिनियम? विल मतलब होता है वसीयत। तो वसीयत कब प्रभावी होती है? बनने के बाद होती है। तो बनने के बाद प्रभावी होगी तो संपत्ति अंतरण अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम रिलेट किससे करता है? पक्षकारों के कार्य द्वारा। उन्होंने कहा पक्षकारों के कार्य द्वारा, तो पक्षकारों के कार्य द्वारा मतलब बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक। पक्षकारों के कार्य के द्वारा हुआ, इसको याद रखने वाली बात है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम लिविंग पर्सन्स के बीच में लागू होता है। ठीक। आगे कहता है संबंधित विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना। तो जो भी संबंधित विधि है उसको डिफाइन कर रहे हैं और उसमें अमेंड करने का है। तो इसमें कभी भी अमेंड किया जा सकता है और जो भी एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है, जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं, उनको डिफाइन करना, परिभाषित करना। ठीक। अच्छा, अब एक सवाल और आ जाता है कि अचल संपत्ति की परिभाषा कहाँ दी हुई? अचल संपत्ति की परिभाषा सेक्शन 3 में दी हुई। एक सवाल और आया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम किस विधि को प्रभावित नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और यह आपको याद रखना है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम मुस्लिम विधि को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस चैप्टर से, किस अध्याय से संबंधित है, यानी किस अध्याय के प्रोविजन मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होंगे। ये है अध्याय 2। और एक सवाल आ जाता है कि ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में प्रोवाइड किया हुआ है कि संपत्ति अंतरण का अधिनियम के प्रावधान मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होंगे। और किस अध्याय के प्रावधान मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होंगे? अध्याय 2 के प्रावधान मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होंगे। तो अध्याय 2 के प्रावधान क्या है? 5 to 37 तक। ठीक। अच्छा, सूचना की कोटि में नहीं आता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम सूचना समझ लें तो सूचना के आवश्यक तत्व को अगर हम जाने तो सूचना ये कहती है कि किसी तथ्य से संबंधित वही सूचना बाध्यकारी होती है जो सुनिश्चित हो और ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई हो जो सूचना से संबंधित वस्तु में हितधारी हो। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो सूचना दी गई और वो कनेक्टेड हो और वो बाध्यकारी हो, सुनिश्चित व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, वो क्या कहलाती है? वो सूचना कहलाती है। अच्छा, जो संबंधित व्यक्ति से रिलेटेड होती है, यानी किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होती है, वो सूचना कहलाती है। अब एक जैसे मान ले कि अगर आप कोई रजिस्ट्री की, कोई भी बैनामा हुआ और कोई भी बैनामा रजिस्टर्ड हुआ, तो अगर वो बैनामा रजिस्टर्ड है तो वो सूचना के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सूचना अधिनियम, वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उस रजिस्ट्रेशन एक्ट में उस प्रोविजन दिया हुआ है कि एक जनरल पब्लिक के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए, जिसमें एक आम आदमी जान सकता है कि किस व्यक्ति ने खरीद किया या बिक्री किया। तो जो भी रजिस्ट्रीकृत होगा वो उसमें दर्ज होगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि सूचना की कोर्ट में नहीं आता,
तो सूचना की कोट में वो चीज नहीं आती जो कि रजिस्ट्रीकरण के योग्य ना हो। ठीक है, सूचना से रिलेटेड कौन से सेक्शंस हैं? सूचना से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 39, 40, 41, 42, 43 और 53(1). ठीक, अब आता है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रमाणित। तो अनुप्रमाणित का अटेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डॉक्यूमेंट की रिलेवेंसी करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है या नहीं है, दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा उसका प्रमाणित होना आवश्यक है। ठीक है, अनुप्रमाणित। अनुप्रमाणित का तात्पर्य होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आप बैनामा करवाते हैं, बैनामे की अगर हम बात कर लें तो बैनामे में दो साक्षियों की जरूरत होती है। तो उन साक्षियों के एविडेंस पे कि इस व्यक्ति ने, जो निष्पादक है यानी जो एग्जीक्यूटर है, जिस व्यक्ति ने बैनामा किया है, जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को बेचा है, उसने मेरे सामने हस्ताक्षर किए, ये सिद्ध करने के लिए दो या दो से अधिक साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कॉपी पेन उठा के इन्हें नोट कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि स्थावर संपत्ति है क्या। ठीक है, तो स्थावर संपत्ति की जो परिभाषा सेक्शन 3 में दी हुई है, वो सेक्शन 3 की परिभाषा ये है कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? खड़ी घास, उगती फसलें और खड़ा काष्ठ नहीं आता। क्या क्या नहीं आता? खड़ी घास, उगती फसलें और खड़ा काष्ठ। तो जब ये चीजें नहीं आती हैं तो फिर उसके अलावा जो भी चीज है उस सबको क्या है? स्थावर संपत्ति के अंतर्गत मान्यता है, मान्यता प्रदान करी गई है। ठीक है, तो यहां पर भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्थावर संपत्ति को डिफाइन नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि ये चीजें स्थावर संपत्ति के रूप में नहीं आती। स्थावर संपत्ति को बोलते हैं अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि क्या पूजा का अधिकार स्थावर संपत्ति के रूप में माना जाता है? तो पूजा का अधिकार स्थावर संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता। इससे रिलेटेड 3 केस लॉ है, ये केस लॉ भी नोट कर लीजिए आप लोग। पहला है ईशन चंद बनाम मनमोहनी, दूसरा है महामाया बनाम हरिदास और तीसरा है जगदेव बनाम रामशरण। और चीज कि क्या कॉपीराइट को स्थावर संपत्ति मानते हैं? तो कॉपीराइट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता। कॉपीराइट एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है, इसलिए स्थावर संपत्ति के रूप में कॉपीराइट को मान्यता नहीं प्रदान की गई। ध्यान में रखिए। रॉयल्टी, रॉयल्टी भी उसी से रिलेट करता है, तो रॉयल्टी को भी स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी। प्रोमिजरी नोट यानी सरकारी गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट है, उसको भी हम स्थावर संपत्ति के रूप में नहीं मानते। बकाया की डिग्री के लिए, यानी कि किसी आदमी के ऊपर कोई लोन है, कोई रुपया है, उसने उधार लिया है और उस बकाया के लिए कोई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो उसको डिग्री बोलते हैं, तो वो डिग्री कहलाती है। तो उस बकाया की डिग्री के लिए अगर कोई भी बात करता है तो वो स्थावर संपत्ति के रूप में नहीं आता। यजमान, जो पंडा लोग होते हैं उनके यजमान होते हैं, उनकी वृत्तियां होती हैं जो पैसे लेते हैं, वो ये सब भी स्थावर संपत्ति के रूप में नहीं आते। और अचल संपत्ति के विक्रय के लिए डिग्री होती है, जैसे कि किसी आदमी ने अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट जब आप पढ़ोगे, है ना, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही देख लो, या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देख लो कि हमने कोई एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट जो किया तो एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस के लिए आप बाध्य हैं उसको फॉलो करने के लिए। तो अगर किसी संपत्ति को खरीदने के लिए आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया और वो उसको डिनाई कर रहा है, तो आप कोर्ट में गए और कोर्ट में उसको, उस जमीन को विक्रय करने के लिए आपने ऑर्डर अपने फेवर में करा लिया, उसकी डिग्री करा ली, तो उसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करेगी। अब देखो अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो तो अभी हम लोग पिछला पढ़ दिया था कि अचल संपत्ति के अंतर्गत क्या नहीं आते। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो सूट ऑफ रिडम्पशन यानी विमोचन का जो अधिकार है वो अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। नाव चलाने का भी अधिकार अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। सुखाधिकार, जलकर का अधिकार, पेंशन या स्थायी भत्ते,
भूमि में गड़े विज्ञापन या होर्डिंग्स। ठीक, वंशानुगत क्रम, और हिंदू विधि के अंतर्गत जो वंशानुगत क्रम का जो फॉर्मेशन जो होता है वो संपत्ति अंतरण। नदी से मछली पकड़ने का अधिकार, ये आपके राइट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संपत्ति का मतलब क्या है। संपत्ति मतलब कोई भी संपत्ति जो कि राइट और इंटरेस्ट, अधिकार और हित उत्पन्न कर दे। ठीक, तो अधिकार और हित उत्पन्न कर रही है। नदी से मछली पकड़ने का अधिकार, विमोचन का अधिकार, नाव चलाने का अधिकार, तो ये सारे अधिकार और हित उत्पन्न कर रहे हैं, तो अचल संपत्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। मंदिर में वंशानुगत क्रम, प्रोहताना का अधिकार, बाजार लगाने का अधिकार। बाजार लगाने का अधिकार भी आ जाता है। सवाल कभी कभी आता है हाट लगाने का अधिकार। हाट भी बाजार ही होता है, तो बाजार लगाने का अधिकार। इमारत, तालाब व भूमि, ये सब अचल संपत्ति के अंतर्गत है। अब अगर अचल संपत्ति की परिभाषा हमारी सेक्शन 3 में ये दी है कि खड़ी घास, उगती फसलें और खड़ा काष्ठ अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती, तो फिर अचल संपत्ति के अंतर्गत आता क्या है? तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में उन्होंने कहा कि थिंग्स इम्बेडेड टू द अर्थ। थिंग्स इम्बेडेड टू द अर्थ का मतलब होता भूबद्ध। भूबद्ध का तात्पर्य क्या हुआ? भूमि में मूलित, यानी भूमि में अंदर इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब मूलित, है ना, भूमि में अंदर तक गई। तो भूमि में अंदर तक जो स्थापित हैं वो क्या कहलाएंगे? पेड़ और झाड़ियां, वो भूबद्ध हो गई। भूमि में निविष्ट, भित्तियां निर्माण, कोई दीवार का या कोई निर्माण करी, कोई आपने बाउंड्रीज बना दी, उसको भूबद्ध कहते। और ऐसी विशिष्ट वस्तु से इस प्रकार बद्ध कि जिससे कि वह उस प्रकार बद्ध है कि जिसका स्थायी लाभप्रद उपयोग किया जा सके। होता क्या है? आपने दुकान बनाई, दुकान किसी भी जमीन पे आपने दुकान का फ्रेम किया और उसमें दरवाजे लगा दिए, शटर लगा दिए, तो वो क्या हुआ? वो उस तरीके से अटैच टू द अर्थ हो गया कि इसका आप स्थायी लाभप्रद उपयोग कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? भूबद्ध कहलाता है। वो कह रहा है ऐसी विशिष्ट वस्तु से इस प्रकार बद्ध, यानी कि थिंग्स अटैच टू अर्थ है, उससे इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उसका स्थायी लाभप्रद उपयोग, स्थायी रूप से उसका लाभप्रद उपयोग करे, है ना, उसका बेनिफिशियल यूज कर सकते हो। ठीक, अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्शनेबल क्लेम। इस पे बहुत सवाल आते हैं और कई बार सवाल आते हो, इस बार एग्जाम में भी आपसे एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आप समझिए कि एक्शनेबल क्लेम है क्या। इसको हिंदी में अनियोज्य दावा बोलते हैं। थोड़ा इसको समझने का एक प्रयास करते हैं। क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब दावा होता है। आप किसी भी चीज का कोई भी, हम लोगों ने बात करी थी पिछली क्लास में, उबिजस सिवी रेमेडियम, तो यानी वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। तो अगर पिछला आप किसी भी वस्तु पर आपका अधिकार है तो आप उस अधिकार को पाने का दावा दायर कर सकते हो, तो क्लेम हो गया। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? कि जिस पर आप एक्शन ले सकते हो। एक्शन लेने का तात्पर्य क्या हुआ? कि कोर्ट जिसको स्वीकार कर ले, आपके क्लेम को जिसको कोर्ट स्वीकार कर ले, तो वो एक्शनेबल क्लेम हुआ। तो अनियोज्य दावा रिलेट करता है बेसिकली अनसिक्योर्ड डेप्ट से। ठीक, तो अनसिक्योर्ड डेप्ट क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेप्ट होता है जो कि जैसे हमने कहा मनी लोन विदाउट सिक्योरिटी। आपने किसी को पैसे दिए और उससे कोई प्रतिभूति नहीं ली, कोई गारंटी नहीं ली, है ना, तो वो कहलाता है एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम में उन्होंने डिफाइन किया कि कोई भी ऋण जिस बिना किसी प्रतिभूति के ऋण, ऋण बिना किसी प्रतिभूति के, तो मनी लोन विदाउट सिक्योरिटी हो गया। दूसरी बात, कह रहा है कि कोई भी डेप्ट है, कोई भी ऋण है ना, जिसके लिए हम दावा दायर कर सके। जैसे मनी सूट है, मनी सूट में भी फाइल, मनी सूट के बारे में दावा दायर किया जा सकता है, और जिसे सिविल कोर्ट एक्सेप्ट एज एन एक्शनेबल क्लेम, न्यायालय जिसे स्वीकार कर ले एक्शनेबल क्लेम के लिए अनियोज्य दावे के रूप में, जिसे न्यायालय स्वीकार कर ले वो अनियोज्य दावा है। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर उठी, याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स डेप्ट। एक्शनेबल क्लेम किसका होगा? कोई ऋण होगा,
और ऋण कैसा होना चाहिए? अनसिक्योर्ड डेब्ट होना चाहिए, जिसको कि कोई जिसके संबंध में कोई प्रतिभूति ना ली गई हो। ठीक, बिना किसी सिक्योरिटी के हो, जो कि बंधक ना हो। अभी क्या होता है, बैंकों में आप लोन लेते हो तो क्या करते हैं, आपकी जमीन को बंधक रख देते हैं। एक जो भी कोई व्यक्ति है, अगर आप किसी आदमी से लोन ले रहे हो तो क्या करता है, वो आपसे कोई एग्रीमेंट करा लेगा, आपकी जमीन को अपने पास रख लेगा टाइमिंग के लिए, आप उसका पैसा जमा कर दोगे, आप एग्रीमेंट कैंसिल कर देगा वो, है ना, क्योंकि उसे पैसे देने का अधिकार नहीं है। ब्याज पर उठाने के लिए एक लाइसेंस बनता है, वो उसके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो वो व्यक्ति ब्याज नहीं दे सकता, आपसे ब्याज नहीं ले सकता, आपको पैसा दे रहा है उसका वो ब्याज नहीं ले सकता। ठीक, तो बैंक को लाइसेंस दिया है ब्याज पे रुपए देने का, तो बैंक क्या करती, बैंक उस जमीन को बंधक कर लेती है ना, बिना किसी प्लेस के। अगर कोई अमाउंट दिया गया है तो उसके ऊपर भी एक्शनेबल क्लेम हो जाता है। और हाइपोथिकेशन भी सिंपल डेब्ट नहीं मानते, हाइपोथिकेशन को सिंपल डेब्ट नहीं मानते, तो हाइपोथिकेशन भी एक्शनेबल क्लेम के फॉर्म में नहीं आता। ठीक, तो एक्शनेबल क्लेम क्या है, एक्शनेबल क्लेम में आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिलेट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे क्या हुआ, चल संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। चल संपत्ति, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पास कोई सामान रखा हुआ है, बहुमूल्य आभूषण या वो है, तो आपने सोचा कहीं चोरी ना हो जाए, तो किसी व्यक्ति को आपने वो संपत्ति अपना दे दिया, लौट के आए तो उसने वो देने से मना कर दिया, तो इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। अब आप उस संपत्ति को लेने के लिए क्लेम कर रहे हो जो कि आपके पोजीशन में नहीं है, और आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है कि वो संपत्ति आपकी है। जब वो संपत्ति आपकी है तो वो संपत्ति लेने के आप हकदार हो, लेकिन इस समय पोजीशन क्या है कि वो संपत्ति आपके पोजीशन में नहीं है, इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम डेब्ट से रिलेटेड होता है, अनसिक्योर्ड डेब्ट होता है ना, विदाउट मॉर्गेज होगा, विदाउट सिक्योरिटी होगा, विदाउट एनी प्लेस होगा, और वो संपत्ति, उस चल संपत्ति के बारे में भी एक्शनेबल क्लेम किया जा सकता है जो कि आपके कब्जे में ना हो। और तीसरी चीज रिलेट क्या हुई कि न्यायालय जिसको स्वीकार कर ले, एक्शनेबल क्लेम के लिए, अनियोज्य दावे के लिए न्यायालय जिसको स्वीकार कर ले। अब देखो सवाल क्या आते हैं, सवाल जो आते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोगों ने नोट कर लिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे कि आप इसे याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा तो उसमें आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने की बजाय हमने ये याद कर लिया कि अनियोज्य दावा क्या है और कौन से अनियोज्य दावा नहीं है। अगर हमें ये याद है तो बड़ी आसानी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अनियोज्य दावा में क्या आता है, कोई भी ऋण आता है, ये अनियोज्य दावा है। कोई भी ऐसा हित जो लाभ देता हो, है ना, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो गया, बशर्ते सिविल कोर्ट उसे लाभ देने योग्य मान ले, है ना। ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्ट कंसीडर इट एज एन एक्शनेबल क्लेम, मान लिया। अच्छा, अनियोज्य दावा नहीं है, कौन से नहीं है, बंधक है, किसी आदमी ने बंधक अपनी जमीन करी, उसमें एज ए सिक्योरिटी दी, पैसा जमा कर दिया, तो अब अपनी सिक्योरिटी को अगर वापस ले रहा है तो भी वो अनियोजित दावा के रूप में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कहा, चल संपत्ति। अभी कोई चल संपत्ति है या कोई भी संपत्ति है जो कि हमारे पोजीशन पे नहीं है और उसमें मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। लेकिन वो एक्शनेबल क्लेम यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर बंधक की प्रतिभूति है, तो बंधक की प्रतिभूति को वापस पाने का अधिकार अनियोज्य दावे के फॉर्म में नहीं आता। ठीक, या दूसरी बात कर लो कि आप संपत्ति गिरवी रख दी, तो गिरवी रखी संपत्ति को वापस पाने का अधिकार भी अनियोज्य दावा नहीं है। ठीक, अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनर द्वारा हिसाब मांगने का अधिकार। तो जब
पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो अपना हिस्सा अगर कोई आदमी मांग रहा है तो वो आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और विदाउट सिक्योर डेप्ट है, अगर वो उसको हम डेप्ट मान ले तो अनसिक्योर डेप्ट हो गया वो, इसलिए वो अनियोज्य दावा है। तीसरा, जीवन बीमा की राशि पाने का अधिकार। भाई जीवन बीमा भी एक तरीके का एग्रीमेंट है ना, तो वो एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ठीक। तो इसलिए वो जीवन बीमा की जो राशि है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, तो वो उसे आप लेने का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो उसे अनुयोज्य दावा कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने किसी चीज में बोली लगाई, कोई भी सामान बिक रहा है, नीलामी हुई, उस नीलामी में आपने बोली लगाई, और बोली के लिए उन्होंने कहा, जैसे अभी इस समय क्या होता है कि प्लॉट अलॉट करे जाते हैं, गवर्नमेंट प्लॉट होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि आप मिनिमम 10%, 20% ये आप डिपॉजिट कर दीजिए, अगर आपकी लॉटरी लग गई तो आपको प्लॉट दे मिल जाएगा, आप उसका बैनामा करा लीजिए। अगर आपकी वो लॉटरी नहीं लगी तो वो क्या करेंगे, आपने जो राशि जमा करी है 10%, 15% या 20%, वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो अगर मान लो इन केस अगर वो आपने जो पैसा जमा किया वो आपको जमा नहीं, वापस नहीं कर रहे हैं, तो उसका अगर आप क्लेम कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, अनुयोजित दावा, एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। अच्छा, डिक्री होती है वो अनुयोजित दावा नहीं कहलाती, कॉपीराइट होती है वो अनुयोजित दावा नहीं कहलाती है, सह हिस्सेदारी से फायदा प्राप्त करना यानी जो कमीशन वाली जो बात होती है वो अनुयोजित दावा में नहीं है, संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति वो अनुयोजित दावा नहीं है, फायर पॉलिसी और मैराइन पॉलिसी ये अनुयोजित दावा नहीं है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी अनुयोजित दावा के फॉर्म में नहीं आता। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड एक सवाल और बना कि एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड सेक्शन क्या है, तो वो सेक्शन आती है 130, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 130 है।